क्लास 11th मौर्य, सुंग, कुषाण तथा गुप्त काल में कला। मौर्य काल के दौरान कला की अनेक विद्याएं अपने चरमोत्कर्ष पर थी। मौर्य काल में बहुत सारी कलाएं बनाई गई जो उस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। इस काल में अधिकांश चित्र पहाड़ों को काटकर उनकी दीवारों पर भित्ति चित्र के रूप में विभिन्न रंगों के प्रयोग से अथवा उत्कीर्ण करके बनाए गए थे। भित्ति चित्र किसे बोलते हैं? दीवारों पर बनाए गए चित्र किसके माध्यम से बनाए गए थे? रंगों के माध्यम से बनाए गए थे या पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। मौर्य काल की मूर्तिकला विशेष उल्लेखनीय है, बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। मौर्य काल की मूर्ति शिल्प क्यों उल्लेखनीय है? इसकी दो प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं जो आपके सिलेबस पे रखी गई हैं, इस चैप्टर में ही आएंगी आगे। कौन कौन सी हैं? चोरीवाहक भी बोलते हैं और दीदारगंज की यक्षिणी भी बोलते हैं। एक मूर्ति शिल्प ये है, पटना बिहार से संबंधित है ये, और दूसरा है सिंह शीर्ष। कहाँ से लिया गया है ये? सारनाथ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। ये दोनों ही इस काल के पॉलिश किए हुए हैं मूर्ति शिल्प के बेहतरीन उदाहरण हैं। और दोनों ही क्या हैं? मूर्ति शिल्प बनाई गई है पत्थरों को तराश कर और उस पर पॉलिश की गई है। कुछ और मूर्तियां भी मिली हैं जो सुंग काल से संबंधित हैं, किंतु वे इतनी प्रभावशाली नहीं हैं कि उनकी पहचान मिल पाती। विशेष ख्याति प्राप्त कला के दो रूप कुषाण काल तथा उसके बाद गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। यद्यपि कुषाण काल में मूर्तिकला की दो अलग अलग शैलियाँ विकसित हुई थीं। इनमें से गंधार कला शैली कुषाण की प्रथम राजधानी पेशावर के निकट गंधार प्रांत के आसपास विकसित हुई। इसमें भारतीय विषयों पर आधारित बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियों को ग्रीको रोमन कला तत्वों का समावेश करके ग्रेनाइट व क्वार्ट्ज पत्थरों पर उकेरा गया था। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा के आसपास बहुला में पाए जाने वाले लाल बलुआ पत्थरों को तराशकर मूर्तियों का निर्माण किया गया था। मथुरा के अलावा सारनाथ व बरहूत के आसपास बड़ी संख्या में हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थकों, बुद्ध व बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थानीय परंपराओं के आधार पर शुद्ध भारतीय कला तत्वों का समावेश करके बनाई गई थी। अतः इस शैली में निर्मित मूर्तियों को मथुरा कला शैली या मथुरा सारनाथ कला शैली अथवा भारतीय कला शैली भी कहा जाता है। मूर्ति निर्माण की यही परंपरा गुप्त काल में भी न केवल जारी रही बल्कि इस काल में अनेक गुफा शिल्पों व चित्रों का निर्माण हुआ। देखिए, इसमें मूर्ति शिल्प दो अलग शैलियाँ विकसित हुई थी, एक गंधार कला शैली, एक मथुरा कला शैली। गंधार कला शैली कब आई थी? विकास में आई थी। कुषाणों की प्रथम राजधानी थी पेशावर के निकट गंधार प्रांत के आसपास विकसित हुई। और इसका जो विषय थे, चित्रकारी के विषय थे, मूर्तिकला के विषय थे, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों के थे। और इसमें ग्रीको रोमन कला तत्वों का समावेश किया गया। दूसरी कुषाणों की राजधानी रही है मथुरा, और इसी के आसपास इसका नाम इसका पड़ा मथुरा कला शैली। और इसे किस पर बनाया गया था? लाल बलुआ पत्थरों को तराशकर मूर्तियां बनाई गई थी। और मथुरा के अलावा सारनाथ और बरहूत में भी बहुत सारे मूर्ति शिल्प प्राप्त हुए हैं, जिसमें हिंदू देवी देवताओं, जैन तीर्थकों, बुद्ध और बुद्ध के बोधिसत्वों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इन मूर्ति शैली को
बहुत सारे नामों से जाना जाता है। मथुरा कला शैली, मथुरा सारनाथ कला शैली, भारतीय कला शैली। देखो अभी हम मैंने बताया था सिंह शीर्ष और चौरी बाग। अब हम सिंह शीर्ष के बारे में पढ़ेंगे। सिंह शीर्ष ये मूर्ति है। नाम सिंह शीर्ष, नाम स्थान सारनाथ, मौर्य काल उत्तर प्रदेश। माध्यम पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर, काल ईसा पूर्व 3री सदी। कलाकार अज्ञात, संग्रह सारनाथ संग्रहालय नई दिल्ली। ये इसका नाम है सिंह शीर्ष। कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये सारनाथ से प्राप्त हुआ है। किसके काल में बनाया गया था? मौर्य काल में बनाया गया था। और माध्यम क्या है इसका? पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर। विवरण, इसको प्रसिद्ध मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में स्थापित करवाया था। दरअसल वह भगवान बुद्ध द्वारा वाराणसी के निकट सारनाथ में दिए गए प्रथम प्रवचन, धर्म चक्र प्रवर्तन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं को यादगार बनाना चाहता था। इस स्तंभ के 5 मुख्य भाग हैं। जो ये किसने बनाया था? मौर्य सम्राट अशोक ने बनाया था। क्यों बनाया था? क्योंकि वह भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम प्रवचन धर्म चक्र को यादगार बनाना चाहता था। इस स्तंभ के 5 मुख्य भाग हैं। 5 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मुख्य शिला स्तंभ, जो कि अब कई भागों में टूटकर खंडित हो चुका है। मुख्य शिला स्तंभ जो कि अब टूट चुका है। सेकंड, कमल आकृति वाला घंटी नुमा आधार। ये जो आधार है जहाँ पर ये खड़ा किया गया है इसे बोलते हैं आधार। और ये इसके आकार में बनाया गया है, कमल आकृति जैसा बनाया गया है। घंटीनुमा आधार थर्ड पॉइंट है। घंटीनुमा आधार के ऊपर गोल चक्र, जिस पर शक्ति व साहस से भरे 4 पशु, कौन कौन से पशु दिखाए गए? हाथी, बैल, सिंह, घोड़े को घड़ी की सुइयों के अनुरूप दौड़ते हुए दिखाया गया है तथा उनके बीच में 24 तुल्यों वाले धर्मचक्र बने हैं। ये कमलनुमा आकृति है, इसके ऊपर ये चक्र दिखाया गया है। चक्र के चारों साइड घंटीनुमा आकार में 4 पशुओं को दौड़ते हुए दिखाया गया है। कौन कौन से पशु हैं? हाथी, बैल, सिंह, घोड़ा। और धर्म चक्र बनाया गया है। कितनी तिल्लियाँ दिखाई गई हैं? 24 तिल्लियाँ दिखाई गई हैं। 4th पॉइंट, ड्रम के ऊपर 4 सिंह चारों मुख्य दिशाओं में चौकस किंतु रोबीले अंदाज में अपने दोनों पैरों पर खड़े दिखाई गए हैं। और ये 4 सिंह दिखाए गए हैं चौकस मुद्रा में, मतलब इनकी आंखें दिखाई गई हैं। ऐसा इनका फेस का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जैसे बिल्कुल चौकस है, चारों साइड इनकी नज़र घूम रही है, इस तरीके से दिखाया गया है। 3 है और एक ये इसके बैक साइड में है। तो ये 4 सिंह शीर्ष दिखाए गए हैं जो कि रोबीले अंदाज में खड़े हुए हैं और अपने आगे पैरों पर खड़े हैं और पीठ का भाग इनका ज्वाइंट है, जुड़ा हुआ है। 5th पॉइंट, इस सिंह शीर्ष का सबसे ऊपरी भाग 24 तुल्यों वाला एक धर्म चक्र है जो कि अब खंडित अवस्था में सारनाथ संग्रहालय में पड़ा हुआ है। इस धर्म चक्र को स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज की मध्य में सफ़ेद रंग की पट्टी में गहरे नीले रंग से अंकित किया जाता है। और जो ये धर्म चक्र है वो अब खंडित अवस्था में है। और इसे हम कहाँ पर देखते हैं? इसे हम देखते हैं अपने राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद रंग की पट्टी पर जो नीले रंग से बनाया जाता है। इस सिंह शीर्ष को बिना धर्म चक्र जो कि मुकुट स्वरूप अपने शीर्ष पर था तथा बिना घंटीनुमा आधार के गणतंत्र भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में सभी राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेजों पर प्रयोग किया जाता है। और जो ये सिंह शीर्ष है बिना चक्र का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये सिंह शीर्ष है, हम इसे कहाँ पर देखते हैं? स्टैंप के रूप में
गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं राष्ट्रीय महत्व से संबंधित, उसमें ये स्टैंप के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो ये स्टैंप लगाई जाती है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में, देखते हैं राष्ट्रीय महत्व के दस्तावेजों में प्रयोग किया जाता है। सेकंड मूर्ति है चोरी वाहक और इसका दूसरा नाम है यक्षिणी। स्थान दीदारगंज, पटना, बिहार, मौर्य काल। ये भी मौर्य काल से संबंधित है। मैंने बताया था 2 मौर्य काल से संबंधित है, सिंह शीर्ष और यक्षिणी। दूसरा नाम है चोरी वाहक। माध्यम पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर, ये भी उसी से बनाया गया। सिंह शीर्ष किससे बनाया गया था? पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर से। और ये भी काल ईसा पूर्व 3री सदी। कलाकार अज्ञात। संग्रह पटना संग्रहालय बिहार। विवरण: मौर्यकालीन मूर्तिकला परंपरा का एक और बेहतरीन उदाहरण खड़ी अवस्था में निर्मित यह आदमकद चोरी वाहक की मूर्ति है। जो ये सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, महत्वपूर्ण मूर्ति है, वो है चोरी वाहक। पहली थी सिंह शीर्ष और दूसरी है ये चोरी वाहक। ये एक खड़ी अवस्था की मूर्ति है, खड़ी अवस्था में बनाई गई है और इसे पॉलिश किया गया है। जिसने अपने दाहिने हाथ से चोरी को इस प्रकार से पकड़े हुए है कि वह कंधे से ऊपर है। और इसने अपनी जो ये चोरी मतलब चुंदड़ी को कहा गया है, इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि ये कंधे से ऊपर की साइड नीचे की तरफ लटकी हुई दिखाई गई है। जबकि उसका बायां हाथ टूटा हुआ है और बायां हाथ यहाँ पे इसका टूटा हुआ दिखाया गया। इस शिल्प में एक सुंदर युवा कद वाली सुसज्जित स्त्री को अर्धनग्न अवस्था में तथा उसके वक्षों को विशेष उभार के साथ दिखाया गया है। इस शिल्प में क्या दिखाया गया है? एक सुंदर युवा और लंबे कद वाली स्त्री को दिखाया गया है जो सुसज्जित अवस्था में है। सुसज्जित अवस्था मतलब इसने ज्वेलरी वगैरह पहन रखी है और नीचे की तरफ वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। उसने स्त्रियोचित श्रृंगार किया है। स्त्रियोचित मतलब जैसे स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, महिलाएं श्रृंगार करती हैं, इस तरीके से श्रृंगार में दिखाया गया है। मांग टीका लगा रखा है, कानों में पहन रखे हैं, गले में पहन रखे हैं, तगड़ी पहन रखी है, पैरों में पायल पहन रखी है। इस तरीके से स्त्रियोचित श्रृंगार में दिखाया गया है। उसके बालों में, मस्तक पर, कानों में, गले में, हाथों में तथा कमर के नीचे पहने हुए वस्त्र के ऊपर सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। और उसने माथे में टीका पहन रखा है, बालों में भी जूड़े पे में भी ज्वेलरी बना रखी है, मस्तक पर भी, कानों में भी, गले में भी, कमर में भी, सब जगह आभूषण पहन रखे हैं। उसके चेहरे को पर्याप्त गोलाई, तीक्ष्ण नाक, नक्श तथा शरीर के अन्य अंगों को विशिष्टता प्रदान करके शिल्प में कोमलता का एहसास कराया गया है। और जो इसके चेहरे को बनाया गया है गोलाई के साथ बनाया गया है, तीक्ष्ण नाक नक्श, पैने नाक नक्श बनाए गए हैं और शरीर के अंगों को विशिष्टता के साथ बनाया गया है। और इन अंगों के साथ इसमें कोमलता का एहसास भी कराया गया है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस मूर्ति शिल्प पर पॉलिश करके चमक उत्पन्न की गई है। और ये बलुआ पत्थर पर बनाया गया है और इसमें पॉलिश करके इस मूर्ति शिल्प में चमक बनाई गई है, चमक उत्पन्न की गई है। ये आपका चित्र मूर्ति शिल्प हो गया चौरी वाहक। किससे बनाया गया था? पॉलिश किया हुआ बलुआ पत्थर। और इसमें क्या दिखाया गया है? एक स्त्री को दिखाया गया है जो खड़ी अवस्था में है और सुंदर है, युवा है और स्त्रियोचित श्रृंगार किए हुए दिखाई गई है।
इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा।